हेलो एवरीवन। आज हम आए हैं डॉक्टर बबीता सक्सेना मैम के यहाँ। इन्होंने बीएचएमएस एमडी कर रखा है। इन्होंने पिछले 26 साल से गायनी के क्षेत्र में क्लिनिकल प्रैक्टिस की है और काफ़ी पेशेंट को ठीक किया है। आज हम होम्योपैथी को गायनिकोलॉजिकल इशूज़ होते हैं, फीमेल्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनसे जोड़ने का और जो भी बेनिफिट्स होते हैं होम्योपैथी कैसे। मैम आपका हमारे प्लेटफॉर्म बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नेमी जी। जी और आपने बहुत अच्छा एफर्ट लिया है कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि होम्योपैथी के थ्रू भी गायनिकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को हम ठीक कर सकते हैं और एक महिला को एक अच्छा जीवन दे सकते हैं। जी मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आजकल जो यंग जनरेशन है, मॉडर्न जनरेशन है, खास करके कॉलेज और स्कूल गोइंग गर्ल्स, हाँ। उनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ रिलेटेड जो ज़्यादातर देखने को मिल रही हैं? अम, देखो, आजकल महिलाएं करियर ओरिएंटेड हो गई हैं। जी तो पहली चीज़ हो गई कि उनकी शादी की उम्र बढ़ गई। जी बिल्कुल। जो पहले 18-19 साल में हम विवाह कर देते थे, हाँ आज वो एज 10 साल बढ़ गई, बिल्कुल। है ना? तो लगभग 29 साल की उम्र तक आते-आते लड़की सोचती है कि अब मैं सेटल होने की तरफ जाऊँ। तो जैसे जब हमने प्रकृति से छेड़छाड़ की है, जी तो प्रकृति कुछ ना कुछ तो उसका हमें पनिशमेंट कह लें या उसके बदले में वो अपना शो करती है। जी तो जो मेंस्ट्रुअल एज है, जो महिलाओं में मासिक होने की जो उम्र है, इंडिया में ख़ास तौर से, वो 11-12 साल है ना? जी अब 12 साल की उम्र से पीरियड्स आ रहे हैं, लेकिन इस दौरान में उसे पढ़ाई को लेकर या करियर को लेकर बहुत सारे स्ट्रेस से गुज़रना पड़ता है। तो कॉमन प्रॉब्लम जो हम लोग आजकल देख रहे हैं वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसे हम आम भाषा में पीसीओएस कहते हैं, वो है। वेजाइनल इन्फेक्शंस हैं, वेजिनाइटिस है, ल्यूकोरिया है, क्योंकि बहुत बैठ के काम करती हैं जी तो ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। और थोड़ा हाइजीन पे ध्यान ना दे तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। लगातार बैठे रहने से वेट बढ़ने की प्रॉब्लम बहुत देखने में आ रही है, उसकी वजह से मासिक का डिस्टर्बेंस जो होता है वो जी हमको देखने को मिल रहा है। ये बहुत, और इस सबसे भी बड़ी बात, इनफर्टिलिटी हमें काफ़ी देखने को मिल रही है जी ना? तो इस तरह की चीज़ें बढ़ गई हैं आजकल। जी मैम, जैसे आपने पीसीओएस की बात की, हाँ। तो इसमें क्या होता है? पीसीओज या पहले पीसीओडी, ये जी एक ही चीज़ है, ये क्लियर कर लें। ओके। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जी दोनों ही केस में एक हम ये जानते हैं कि महिलाओं में जो ओवरी होती है वो पेयर ऑफ ओवरी होती है। बिल्कुल। एक यूट्रस होता है, जी 2 फेलोपियन ट्यूब होती हैं और 2 दो ओवरीज़ ओवरी होती हैं, होते हैं। ठीक है? जी दोनों ओवरीज़ जुड़ती हैं, कहीं न कहीं बैक साइड से जुड़ी हुई हैं। जी तो वो जो ओवरीज़ हैं, जब वो किस पे डिपेंड करती हैं, अपना काम कब शुरू करती हैं? जब हार्मोन आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इनमें अभी मैंने जो रीज़न्स आपसे डिस्कस किए, इन्हीं में से कोई भी एक रीज़न, अगर मान लीजिए स्ट्रेस हो गया जी या लगातार बैठा रहना हो गया, तो इस सब की वजह से ये ओवरी में ग्रेजुअली कुछ एबनॉर्मल चेंजेस आते हैं। ये एकदम नहीं आते। धीरे धीरे। तो धीरे-धीरे कुछ ग्रुप ऑफ सिम्पटम्स इसमें आने लगते हैं जी और उसे ही हम सिंड्रोम कहते हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का डेवलपमेंट बहुत धीरे होता है। शुरू में उसका मासिक बिगड़ता है, जी स्कैंटी मतलब कम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। धीरे-धीरे वेट बढ़ता है और उसके बाद कई बार, अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उस एज में कॉमनली मिलती हैं। इसलिए हम समझ नहीं पाते कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से हो रहा है या जो रूटीन प्रोसेस है जी उसी की वजह से हो रहा है। जैसे एक्ने, कुछ एब्नॉर्मल फेशियल हेयर की ग्रोथ हो जाती है। बहुत सारे एक्ने, जिन्हें आप मुहासे कहते वहाँ हैं, से वहाँ। उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। तो अब आपने सोचा कि ये तो सब, भई पीरियड्स आने स्टार्ट होते हैं तो साइकिल वैसे भी डिस्टर्ब रहती है शुरू में। जी तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर हो गया, लेकिन वेट बढ़ने लगा इसी के साथ। और एक चीज़ और, ये जो फ्रंटल जो हेयर हैं, जी इनका कम होने लगना। बाल झड़ना एक कॉमन चीज़ होती है, जी लेकिन अगर यहाँ एलोपेशिया होने लगे, तो ये एक सिम्पटम आप मान सकते हैं पीसीओएस का। जी इसके अलावा एक सिम्पटम और आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, जो ऐसे नहीं पता चलता, टेस्टिंग के थ्रू ही टेस्टिंग पता चल पाएगा। जी मैम, तो अगर किसी महिला को, किसी गर्ल को अगर हाँ, पीसीओएस समझ में आ रहा कि हो सकता है मुझे, हाँ, उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया और कंफर्म हो गया, तो ठीक है। होम्योपैथी इसमें कैसे हेल्प करती है? अम, इसको तुम ऐसा समझ सकते हो कि पीसीओएस एक लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है, जी तो इसमें सबको मिलके काम करना पड़ेगा।
मतलब काम मिलके ही किया जाए तभी इसके रिजल्ट मिलेंगे। अगर क्योंकि आजकल आपको पता है यहाँ गूगल ज्ञान भी बहुत सारा बिल्कुल। होता है। तो ये जब हमारे पास पेशेंट आती है तो वो काफ़ी पढ़ के आती है। जी। अब वो पढ़ के आती है, सुन के आती है, तो काफ़ी चीज़ें उसे पता रहती हैं और बहुत सारे संशय के साथ वो हमारे पास आती है। तो पहला काम तो ये है, आपको मैं डायरेक्ट आंसर नहीं दूँगी कि होम्योपैथी क्या कर सकती है, मैं पहले ये बताऊँगी कि उसका खुद का क्या पार्ट है, जी। उसका कितना रोल है। मैं कहती हूँ अगर 70% उस लड़की का रोल है खुद ठीक होने में, तब 30% कोई भी पैथी वर्क करेगी। जी। और अगर इंटीग्रेटिव सिस्टम से काम करें हम, जैसे होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ, योगिक एक्सरसाइजेस और आयुर्वेद के कुछ आहार, अगर हम ये सब का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं तो निस्संदेह ठीक हो जाएगी, है ना? जी। रिजल्ट तो हमें मिलने ही वाले हैं। जी। अब होम्योपैथी इसमें क्या करेगी? तो जैसे सारी पैथी काम करती हैं इसी तरह से होम्योपैथी भी काम करती है, लेकिन आपको पता है होम्योपैथी बेसिकली माइंड पढ़ती है। जी। तो जब हम उसका पेशेंट का एक कंप्लीट केस टेकिंग करेंगे और वो केस टेकिंग में हमारा ज़्यादा ज़ोर इस बात से रहेगा कि हमें स्ट्रॉन्ग मेंटल्स या कुछ पर्टिकुलर फिजिकल जर्नल्स मिल रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम उसका केस रिपोर्टराइज करेंगे। तो आपको मैं ऐसा नहीं कह सकती कि एक दवा जो हमने मैडम एक्स को दी पीसीओएस के लिए वही जी। हम वाई को देंगे तो वो भी उसी से ठीक हो जाएगी। जैसे बाकी जगह होता है कि हमने 4 दवा लिख दी, लेकिन होम्योपैथी में ऐसा होना जी। थोड़ा मुश्किल। लेकिन कुछ दवाइयों के बारे में मैं बता सकती हूँ, जैसे कैलकेरिया ग्रुप अपन जानते हैं। जी। कैलकेरिया मतलब कैल्शियम से बना कैल्शियम हुआ, वगैरह। और हमें पता है हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करने में कैल्शियम का सबसे बड़ा रोल होता है। तो ऐसे ही कैलकेरिया ग्रुप की जितनी मेडिसिन्स हैं वो सभी मेडिसिन्स पीसीओएस में अच्छा काम करती हैं। इसके अलावा अगर हमें एक स्टिग्मा यहाँ का निकालना है जी। ब्रेन का, तो सबसे पहले हमें कोई एक डीप एंटीसोरिक मेडिसिन से स्टार्ट करना पड़ेगा। वो सल्फ़र भी हो सकती है, सोराइनम भी हो सकती है, वो इस तरह की कोई भी डीप एंटीसिपेटिंग मेडिसिन हो सकती है। तो पहले तो हम वो देंगे, उससे जब वो क्लियर हो जाएगा तब हम एक बेस्ट जो मेडिसिन आई है रिपोर्टराइज करके हम उसको देंगे। और जैसे मैंने कहा कैलकेरिया ग्रुप हो सकता है, साइलीशिया हो सकता है, इसके अलावा फेरम ग्रुप हो सकता है, तो हम उस ग्रुप के हिसाब से मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। ठीक जी। मैम और एंडोमेट्रोसिस होता है, ये पीसीओएस का ही भाग है या अलग है? है। एंडोमेट्रियोसिस से अगर सिस्ट बन जाए जी। तो वो इसी का पार्ट हो गया, जी। लेकिन एंडोमेट्रियोसिस एक अलग चीज़ है। हाँ, ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा करियर ओरिएंटेड लोगों में कुछ डिजीजेस कॉमन है, ऐसे ही एंडोमेट्रियोसिस जिसका अगर हम हिंदी में उसको समझें तो नॉर्मली यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है, जी। लेकिन जब ये एंडोमेट्रियम अपनी जगह छोड़ के किसी और जगह ग्रो करने लगती तो वो एंडोमेट्रियोसिस हो जाती है। अब जब ये ओवरी के ऊपर ग्रो कर जाती है जी। तो ये छोटे छोटे पाउडर बर्न्स के रूप में दिखने लगती है और ये एंडोमेट्रियोमा या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हो जाती जी। है ना? तो मैम ये इस भी जी। हमें ज़्यादातर जो ज़्यादा एज की फीमेल हो जाती है, जो मैरिज नहीं करती, जो प्रेगनेंसी अचीव नहीं करती, उनमें हमें ये देखने को मिलती है। जी। मैम मेनली इसका कॉजेशन क्या होता है? हाँ, एंडोमेट्रियोसिस का, जी। एंडोमेट्रियोसिस हार्मोनल इम्बैलेंस है, पर हम मल्टीफैक्टोरियल ओरिएंटेशन पे काम करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि कोई तो हार्मोनल इम्बैलेंस है जो स्ट्रेस के रूप में भी हो सकता है, वही इसका कारण बनता है। जी। मैम और जैसे अगर कोई फीमेल है हाँ, या फिर कोई गर्ल है जिसके जो मेंसेस हैं वो हाँ, इर्रेगुलर हैं, सही से नहीं चलते हैं, हाँ, कुछ टाइम सही से चलते हैं फिर इर्रेगुलर हो जाते हैं, तो फिर इसका इर्रेगुलर हो क्या जाते हैं। रीज़न है और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है बेहतर? देखिए, जब मासिक स्टार्ट होता है, जी। उस समय से 2 साल तक साइकिल इर्रेगुलर ही रहती है। यूजुअली इर्रेगुलर रहती है, उसका रीज़न अलग होता है क्योंकि हार्मोन का फ्लो एकदम से स्टार्ट नहीं हुआ रहता। यूट्रस रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता है, ओवरीज़ भी वो जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स हैं उनको रिस्पॉन्ड करने में टाइम लेती। तो एक सिस्टम डेवलप होने में टाइम लगता है, इसलिए शुरू के 2 साल साइकिल इर्रेगुलर रहती है। जी। वो नॉर्मल प्रोसीजर है, उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी नहीं है। लेकिन जैसा आपने पूछा कि कुछ लोगों में बाद में हो जाए, तो अगर ये चीज़ लगातार बनी रहे, जैसे आपको पेशेंट आकर बोले कि मैडम जब से मेरे पीरियड्स आए तब से ही इर्रेगुलर है, जी। तो 6 महीने में आते हैं या हर 3 महीने में आते हैं या
हर 15 दिन में आ जाते हैं। तो हर इर्रेगुलरिटी का एक नाम है और उसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं जिनके लिए हमें कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं जी और उसके बाद ही हम उसका नाम दे सकते हैं कि इसे बेसिकली क्या चीज़ है। जी। मैम अगर ऐसा किसी गर्ल को है तो होम्योपैथी कितना टाइम लेती है इसको ठीक करने में? हाँ, ये अच्छी बात आपने कही कि कितना टाइम लेती है। जी ये इसी तरह का है कि अगर वो हमारी बात को, हमारी सलाह को बिल्कुल 100% फ़ॉलो करती है और मेडिसिन्स रेगुलरली खाती है, स्किप नहीं करती है, तो वो 3 से 6 महीने में बिल्कुल ठीक हो सकती है। जी परमानेंटली। परमानेंटली तो कोई चीज़ नहीं कह सकती हूँ, जी हाँ, लेकिन 90% वो ठीक ही हो सकती है। 10% मैंने इसलिए कहा कि आज बुखार आया तो ज़रूरी नहीं कि हमें 6 महीने बाद बुखार नहीं आएगा या हमें कभी भी ज़िंदगी में बुखार नहीं आएगा। जी पर हाँ, ये है कि अगर वो सीख जाती है माइंड बॉडी बैलेंस को, तो वो बिल्कुल ठीक रहेगी। जी। मैम और पीसीओएस होता है, ये जेनेटिकली कुछ हो सकता है, जीन्स के ज़रिए आया होगा ऐसा कुछ? देखिए, अभी की स्टडीज़ तो ये नहीं बताती हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जीन्स में रन कर रहा हो। पर अगर हम केसेस को देखते हैं तो हमें देखने में मिलता है कि सिस्टर में भी है, मौसी को भी था। तो हम लेकिन अभी हमने कोई रिसर्च वैल्यूज़ नहीं बताई हैं, पर हम जब क्योंकि हम एज़ ए होम्योपैथ बात करें, जी तो हम जब फैमिली हिस्ट्री लेते हैं तो हमको ज़रूर मिलता है कि कहीं न कहीं ये रन कर रहा होता है। पर क्योंकि ये भी हो सकता है कि उन सबका खान-पान एक सा होता है। हाँ बिल्कुल। तो ये रीज़न भी हो सकता है कि डाइटरी फैक्टर तो सेम ही चल रहे हैं, हाँ तो और हम इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर मानते हैं उसको, तो ये हो सकता है कि उसकी वजह से हो रहा हो मेबी। जी। मैम और ऐसे कौन से मिथ्स हैं जो पीसीओएस में चलते हैं कि नहीं ये सही है, ये गलत है? पीसीओएस में एक तो सेल्फ ट्रीटमेंट, जी वो बहुत घातक है। लोग अपने हिसाब से ही कुछ चीज़ें खाने लगते हैं, कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं। जी तो हर चीज़ का बैलेंस होना ज़रूरी है। तो हम पहले ये मानें कि ये जो 4 रीज़न हमें दिख रहे हैं, 4 सिम्पटम, जी हमें इन्हें ठीक करने के लिए काम करना है। हाँ तो मिथ क्या हो रहा है? कोई बोलता है कि बचपन से ही मोटी थी ये तो और वो ही मोटापे की वजह से इसको पीसीओएस हो गया। तो ऐसा नहीं है, पतले लोगों में भी पीसीओएस देखने को मिल रहा है। दूसरा, अगर आप बिल्कुल कार्ब छोड़ देते हैं, एकदम कार्ब छोड़ देते हैं, तो भी आपको नुकसान कर जाए। आप सोचते हैं कि मैं नॉनवेज बिल्कुल छोड़ दूँ, तो मेरा ये ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ें, ये वाले मिथ्स थोड़े, बल्कि उसको करना क्या है, उसको अच्छा फाइबर खाना है जी ना? और उसको बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स खाने जिनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में हो, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे हों। लेकिन लोग सोचते हैं अब अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है तो मुझे ये फल तो खाने ही नहीं चाहिए, तो फल छोड़ देते हैं। तो जी ये कुछ चीज़ें हैं, इसीलिए मैंने कहा कि बिना डॉक्टर की सलाह के अगर इलाज करेंगे तो घातक हो फ़ायदा सकता है। नहीं मिलेगा। जी जी। मैम और कई फीमेल्स में देखा जाता है कि जो वेजाइना होती है उसमें ड्राइनेस मिल रही है, इसका क्या रीज़न हो अम, सकता है? देखिए, कॉमनली वेजाइनल ड्राइनेस मेनोपॉज़ में ही देखने को मिलती है। जी रूटीनली हमको वेजाइनल ड्राइनेस नहीं मिलती। उसका कारण क्या है कि वेजाइना को वेट रखने के लिए बैक्टीरियाज़ हैं और वो उसकी देखभाल अच्छे से कर लेते हैं। जी जब तक प्यूबर्टी एज से मेनोपॉज़ की एज के बीच में जब तक ये हॉर्मोन्स चल रहे हैं, तब तक कभी भी वेजाइनल ड्राइनेस नहीं मिलेगी अनलेस अंटिल हार्मोन एकदम ही कम हो जाए, जी है ना? जैसा आपको मिले कि हाइपोथायरायडिज़्म हो गया और हाइपोथायरायडिज़्म की स्टेट में कभी-कभार ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, पर यूजुअली ये हमें मेनोपॉज़ के बाद मिलती है जी और वो ड्राइनेस ऑफ वेजाइना की वजह से डिस्पेरोनिया हो सकता है, सेक्सुअल एक्ट में उसको प्रॉब्लम हो सकती है और उसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। तो हमें सिर्फ लुब्रिकेशन उसको बताना पड़ता है कि वो उस हिस्से को लुब्रिकेट रखे और जो मतलब मैं आपको मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, जो कहते हैं कि वो वेजाइनल फ्लोरा को ठीक रखेंगे, जी उन सब की उसे बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। वो अपने आप में सफिशिएंट होती है कि अपना फ्लोरा खुद मेंटेन खुद कर ले। मेंटेन करें। हमें किसी डिओडोरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही हमको कोई ऐसा अम, जो परफ्यूम्स होते हैं या कुछ स्प्रे, तो ऐसे किसी स्प्रे की उसे ज़रूरत नहीं होती है। जी वो वजाइना अपने आप में सफिशिएंट होती है कि उसको मैनेज कर ले। लेकिन हाँ, अगर मेनोपॉज़ हो गया है, तो जी थोड़े बहुत उसको होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, जैसे एक लाइकोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसिन है जी और बाकी हम टोटलिटी पर मेडिसिन देंगे, लेकिन वो एक काम कर सकती है उसके लिए।
जी, मेनोपॉज़ होने वाली एज चल रही हाँ, 45 की समथिंग, हाँ। तो जो सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं आफ्टर मेनोपॉज़, वो उसको कैसे हेल्दी वे में ख़त्म कर सकते हैं कि कम से कम आए? अच्छा, आपका मतलब है एक हैप्पी मेनोपॉज़ कैसे हो? जी, तो हैप्पी मेनोपॉज़ तभी हो पाएगा जैसे हम समझते हैं कि छोटा बच्चा जब बॉर्न होता है, तब उसके दाँत आते हैं, स्टेज से सब चीज़ें होती हैं, चलना सीखता है। ऐसे ही आने का समय जैसे तकलीफ़देह होता है, ऐसे जाने का समय भी थोड़ा तकलीफ़देह होता है। जी, वृद्धावस्था जैसे आती है। तो ऐसे ही जब रिप्रोडक्टिव एज आती है, जब मेनार्की होती है, तब उसे कुछ पीयर प्रेशर और कुछ हॉर्मोन्स का फ्लश उसको अफ़ेक्ट करता है। उसके अंदर मूड डिसऑर्डर्स आते हैं और ऐसा ही मेनोपॉज़ के समय होता है। जी, लेकिन देखा जाए तो जो लोग बहुत सेंसिटिव नहीं होते, उनको मेनोपॉज़ परेशान नहीं करता। जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उन्हें ही मेनोपॉज़ परेशान करता है। जैसे कुछ फीमेल अभी रिसेंटली एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जी, एक 48 इयर्स की फ़ीमेल मेरे पास थी और उनका ये कहना था कि आजकल वो बहुत लोनली फ़ील करती हैं और बहुत उन्हें लगता है कि उनके हस्बैंड का कहीं अफ़ेयर हो गया। तो हमने केस लिया, हमने पूछा कि ऐसा आपको क्यों लगता है? तो बोले क्योंकि वो आजकल मुझ पर ध्यान नहीं। तो हमने जब पूरा केस लिया तब हमें ये समझ में आया कि वो अपने जाते हुए मतलब मेनोपॉज़ल चेंजेस की वजह से परेशान थी। उन्हें ये लगता था कि अब उनके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर उतनी ज़्यादा नहीं है और लुक से भी वो अब एजिंग दिखने लगी बिल्कुल, है। लेकिन हस्बैंड तो वैसे ही थे जैसे वो हमेशा से थे। तो उन्हें ये लगता था कि मतलब अब मेरे ऊपर वो ध्यान नहीं देते, इसका मतलब ये है कि वो मुझे अब छोड़ देंगे। जैसा कि आपने कभी सीपीआई एक मेडिसिन अपने यहाँ होती है, जी, तो उसके सिम्पटम्स कुछ इसी तरह के होते हैं। हमने उसकी अच्छी काउंसलिंग की और उसको मेडिसिन दी, अब वो बिल्कुल ठीक है। तो मेनोपॉज़ में प्रॉपर काउंसलिंग बहुत उसको ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या-क्या चेंजेस आएँगे और उनसे उसे कैसे कोप अप करना है। जी, अगर उसे ये नहीं पता होगा तो डेफ़िनेटली क्योंकि देखिए पहले महिला बिज़ी रहती है, उसके पास छोटे बच्चे रहते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो कॉलेज तक के बच्चे रहते हैं। लेकिन अब क्या हो गया है, अब एकल परिवार हो गए, तो अब वो हस्बैंड वाइफ़ ही रहते हैं। तो उसके पास बात करने को कोई नहीं रहता। अकेलापन यहाँ से डेवलप इसको अगर वो मैनेज कर लेगी तो मेनोपॉज़ में कोई प्रॉब्लम्स मैम और मेनोपॉज़ल एज में ऑस्टियोपोरोसिस देखने को हाँ, मिलता हाँ। है, ऐसा क्यों होता है और इसका आपने ईस्ट्रोजन हार्मोन पढ़ा है, आपको जी, पता होगा कि 2 तरह के हार्मोन फीमेल में बेसिकली काम करते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जी, तो ईस्ट्रोजन हार्मोन उसकी फीमेल की पूरी इलास्टिसिटी बना के रखता है। वो उसके बोन्स की डेंसिटी को भी बना के रखता है। अब जी, मेनोपॉज़ होता है, तो ईस्ट्रोजन भी धीरे-धीरे कम होने लगता है, तो बोन्स झड़ने लगती है। इसका सबसे अलार्मिंग सिम्पटम है कि अगर एक महिला ये कहे कि पहले मैं इस दरवाज़े की चटकनी को बिना हील ऊपर किए खोल जी, लेती थी, हाँ, लेकिन अब उसको 1 इंच ऊँचा होना ऊँचा पड़ता होना है। पड़ रहा है। इसका मतलब ये डेफ़िनिट श्योर साइन है ऑस्टियोपोरोसिस का, जी, जिसको कि लोग ध्यान नहीं देते, हाँ, है ना? क्या कहते हैं कि आपकी इलास्टिसिटी कम हो गई होगी, पर ऐसा नहीं है। अगर उसका 1 इंच हाइट में कमी आ रही है, तो ये इंडिकेशन है ऑस्टियोपोरोसिस का। जी, तो अब आपका दूसरा क्वेश्चन होगा कि मैडम फिर उसको क्या डाइट देनी चाहिए? बिल्कुल, तो उसको डाइट में हमें ऐसी चीज़ें देनी है जो उसके उस हार्मोन की कमी को पूरा कर ले। जी, हमें पता है कि एस्ट्रोजन सोया में प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छा मिलता है, तो हमें उसे अगर दूसरे कोई फैक्टर्स उसके साथ में नहीं हैं बीमारी के सिस्टमिक, तो हम उसे टोफू जो पनीर होता है वो जी, खाने की एडवाइस दे सकते हैं, हम उसे नगेट्स सोया नगेट्स खाने की एडवाइस दे सकते हैं। जी, तो इससे उसकी जो डेफ़िशिएंसी है, जो ऑस्टियोपोरोसिस की जो स्पीड है, वो कम हो जाएगी। जी। मैम और कई सारी महिलाएँ क्या करती हैं कि उन्हें अगर लगता है ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, तो किसी कहीं से कुछ देखेंगी, कुछ गूगल से कुछ सुना ही हो, कैल्शियम लेने लगती हैं, हाँ। कैल्शियम सप्लीमेंट। देखिए, अब कैल्शियम एक लिमिट तक ही लिया जा सकता है। जी, अगर ज़्यादा कैल्शियम ले लेगी तो क्योंकि वो एब्ज़ॉर्ब तो हो नहीं रहा, जी, उसको एब्ज़ॉर्ब करने के लिए जो चैनल चाहिए था वो था एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन, और वो है नहीं, तो फिर वहाँ स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी शुरू हो जाती है। जी, तो इसलिए हम हर महिला को ये सलाह देते हैं कि अपने मन से इलाज ना करें। कैल्शियम भी एक्चुअली एक तरह का इलाज है, वो प्रॉपरली उनकी देख एक फ़िज़िशियन की देख-रेख में ही खाएँ।